हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रिवीजन में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हो ये चैप्टर आपका अच्छे से रिकॉल हो जाए तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले समझो डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में आपके दो पॉइंट कवर होते हैं। एक है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा डिसोल्यूशन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों में फर्क क्या है? कई बार एग्जाम में इन दोनों में ही डिफरेंस लिखना आ जाता है। तो आप अगर यहाँ पर समझ लोगे तो आप डिफरेंस इजीली लिख पाओगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका कवर होता है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, मतलब कि किसी पार्टनर को आपको निकालना पड़ रहा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या पार्टनरशिप जिस पीरियड के लिए आप करना चाहते थे वो पीरियड ओवर हो गया, या जिस पर्पस के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई थी वो पर्पस फुलफिल हो गया। तो उस केस में जब पार्टनर्स चेंज होते हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, किसी की डेथ हो गई, इन सभी केसेस में क्या हो रहा है? आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, नेम ऑफ पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप आप ब्रेक कर रहे हो, बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे हो। इस केस में पार्टनरशिप आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, डिसॉल्व नहीं होती। आप पूरा का पूरा बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे। यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेच करके पूरा बिजनेस क्लोज नहीं कर रहे। यहाँ पर सिर्फ नेम चेंज हो रहे हैं पार्टनर्स के, जो पहले थे उसके जगह कोई और पार्टनर आ गया, या नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज हो गए, पहले 4 थे तो अब 3 हो गए, 3 है तो 5 हो गए। तो इस तरह से जो नंबर चेंज हो रहा है पार्टनर्स में या नेम चेंज हो रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही रहा है, पार्टनरशिप तो ब्रेक हो ही रही है, आपस में पार्टनर्स का रिलेशन तो खत्म हो ही रहा है, साथ में आप बिजनेस भी वाइंड अप कर रहे हो, बिजनेस आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते। अब ये किस केस में हो सकता है? ये दो केसेस हो सकते हैं। एक, जब आप कोर्ट के पास नहीं जाते, कोर्ट की इंटरफेरेंस के बिना आप डिसॉल्व करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल एग्रीमेंट आपस में डिसाइड करके कर सकते हो। कोई आप अनलॉफुल, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो, इलीगल बिजनेस, जिसकी वजह से डिसॉल्व करना पड़ेगा, या कोई पार्टनर ऐसा इलीगल बिजनेस कर रहा है तो भी आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया, उसके बाद आप बिजनेस करना ही नहीं चाहते, तो आप कर सकते हो आपस में। पीरियड ओवर हो गया, जितने टाइम के लिए आप पार्टनरशिप में आए थे वो पीरियड खत्म हो गया, उस टाइम पीरियड को आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप डिसॉल्व कर सकते हो। या कोई पार्टनर की डेथ हो गई तब भी आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर सकते हो। या कोई पार्टनर चाहता है डिसॉल्व करना फर्म, तो वो बाकी सभी पार्टनर्स को नोटिस दे करके भी डिसॉल्व कर सकता है। ये थी बात जब कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रही। लेकिन कई बार जब इस तरह से हम डिसॉल्व नहीं कर पाते, तो हम कोर्ट की हेल्प से भी, कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप के साथ साथ बिजनेस भी वाइंड अप हो रहा है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए और पूछ लिया जाए कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो आपका आंसर आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से, तो एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हो। अब बारी आती है कि आपको पता है कि डिसॉल्व कर रहे हैं हम बिजनेस को, तो हमें अकाउंट्स को भी पे करना होगा, अकाउंट सेटल करने होंगे, हमारी कुछ लाइबिलिटीज है उनको पे करना होगा। तो वो किस हिसाब से होगा, किसको पहले पेमेंट की जाएगी और किसको बाद में की जाएगी, ये कैसे होगा? तो आपकी पार्टनरशिप कवर होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और वही आपको बताता है कि आप किन को पहले पे करोगे और किसको बाद में पे करोगे। तो डिसोल्यूशन के टाइम पर सेक्शन 48 आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बताता है, जहां पर हम फर्म की आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड डेट्स को पहले पे करेंगे। सबसे पहले हम अपने पार्टनर्स की कैपिटल को नहीं पे करेंगे, हमारी जो बाहर की लाइबिलिटीज है उसको पे करेंगे। जैसे कि क्रेडिटर्स को पे करना है, या हमने कोई बैंक लोन लिया है, या किसी और से आउटसाइड पार्टी से लोन लिया है, वो सारी आपकी आउटसाइड डेट्स हैं जिसको आपको सबसे पहले पे करना है। उसके बाद पार्टनर्स के लोन, पार्टनर्स के लोन में क्या आएगा आपका, जो पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिए हैं, फर्म की लाइबिलिटी है, वो आप पहले पे करोगे। अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है और वो फर्म की लाइबिलिटी है, आउटसाइड डेट के बाद पार्टनर्स की बारी आती है, जिनसे हमने लोन लिया, उनकी पेमेंट की जाएगी,
और उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस, जो एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल के बैलेंस आते हैं उनकी पेमेंट की जाएगी, और एंड में अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरह से हिसाब किताब होगा, डिसोल्यूशन के टाइम पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पैसे की पेमेंट होगी। क्लियर है? ये सेक्शन 48 1932 पार्टनरशिप एक्ट का बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेट्स। डेट्स भी आपकी दो तरह से हो सकती है। एक, आपको ये पता है पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर फर्म की कोई लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट पूरी की पूरी फर्म की डेट से नहीं हो पा रही कवर, तो वो पार्टनर की लाइफ पार्टनर की कैपिटल से भी कवर की जाएगी, पार्टनर की पर्सनल एसेट से भी कवर की जाएगी। तो कैसे करेंगे? अगर फर्म की डेट है, आउटसाइड लायबिलिटी को पहले पे किया जाएगा। फर्म पहले क्या क्या करेगा? आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करेगा। उसके बाद कुछ बच जाता है तो वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फर्म्स एसेट्स आर फर्स्ट यूज्ड इन पेइंग फर्म्स लायबिलिटी, और उसके बाद बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से पार्टनर पार्टनर की खुद की भी कुछ लायबिलिटीज हैं, तो पार्टनर अपनी एसेट से जो भी रियलाइज होगा, उस रियलाइजेशन से पहले उसकी लायबिलिटी को पे किया जाएगा, और उसके बाद डायरेक्टली उस पैसे को यूज किया जाएगा फर्म की लायबिलिटी को पूरा करने। फिर से समझो, फर्म की अगर है, फर्म की डेट है, तो उसकी पेमेंट आप सबसे पहले करोगे, एसेट्स को बेच करके आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करोगे, और उसके बाद जो बच जाता है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स की भी जो डेट्स हैं, उसमें आपकी फर्म में पार्टनर्स ही तो है ओनर। अगर पार्टनर से भी आपको कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा तो किस तरह से लोगे? अगर फर्म की डेट पूरी तरह से कवर अप नहीं होती उसकी एसेट से, तो किस तरह से होगा? तो हमें पार्टनर्स की एसेट्स लेनी पड़ेगी, लेकिन उन एसेट्स के साथ अगर कोई लायबिलिटी कनेक्टेड है या कोई पार्टनर की लायबिलिटीज हैं, तो पहले उसकी पेमेंट की जाएगी एसेट को बेच करके, और उसके बाद बचे हुए पैसे को हम फर्म की लायबिलिटी को पे करने में यूज करेंगे। तो ये आपका सेक्शन 49 1932 एक्ट का बताता है। ठीक है? तो ये दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, कई बार वन मार्कर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 49 क्या कहता है कि डेट आपकी दो तरह की है। फर्म की डेट होगी तो पहले आउटसाइड लायबिलिटी की पे करके सरप्लस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये नहीं है कि एक ही पार्टनर की लायबिलिटी आ रही है तो हम सारा का सारा पैसा उस पार्टनर में यूज कर देंगे। नहीं, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर में जितने भी पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन पार्टनर का सरप्लस मनी हम पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं उसकी लायबिलिटी को मीट करने के बाद फर्म की डेट को कवर अप करने के लिए। अब बारी आती है डिसोल्यूशन के केस में आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही अकाउंट्स बनाने। ऐसा नहीं है आपने कोई अकाउंट पहले बना दिया कोई बाद में बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये भी सीक्वेंस आपके एक्ट में मेंशन्ड है, डिसाइडेड है किस तरह से। सबसे पहले बनेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन के केस में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ के केस में हमने क्या बनाया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि वहां पर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट कर रहे थे, हमारी एसेट और लायबिलिटीज को रीअसेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम रीअसेस नहीं कर रहे, रिवैल्यूएट नहीं कर रहे। यहाँ तो हम फाइनली अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को वाइंड अप कर रहे हैं, बेच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स। मतलब कि जो फर्म फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया है तो वो बनेगा, या पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो वो अकाउंट बनेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर लोन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर, लोन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर आएगा। जहां फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो ये लाइबिलिटी है, और अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो वो एसेट है। तो पहले लाइबिलिटी वाला शो करोगे, उसके बाद एसेट वाला शो करोगे। हम फर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो फर्म के लिए जो लाइबिलिटी है, जो लोन पार्टनर से लिया है, उस अकाउंट को पहले बनाओगे, और जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उसके बाद ये थर्ड नंबर पे बनेगा, और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिफ्थ नंबर पे बनेगा कैश या बैंक अकाउंट।
क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से सुन लो। कई बार हमारे पास बैलेंस शीट में आ जाता है कैश और बैंक दोनों बैलेंस है। उन दोनों बैलेंस के केस में क्या हमें दोनों अकाउंट बनाने? नहीं। जब हम वाइंड अप कर रहे हैं तो हम सब चीज़ों को कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं, कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। तो कैश और बैंक एक तरह से एक चीज़ है। तो हम एक ही अकाउंट बनाएँगे, या तो कैश बनाएँगे या बैंक बनाएँगे। और उनमें से एक ही अकाउंट बना रहे हैं तो दोनों का बैलेंस उसी एक में लेंगे। मान लो कैश का बैलेंस 5,000 है और बैंक का आपका 7,000 है। तो आप कोई भी एक अकाउंट बनाओ, कैश लिखो, कैश एट बैंक, तभी भी आप 12,000 का बैलेंस लेके चलोगे, और बैंक अकाउंट बनाओगे तब भी आप 12,000 रुपए का बैलेंस लेके चलोगे। तो दोनों का टोटल लेके चलो। इसी तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आप ध्यान से रखना, समझ लो कि अगर पार्टनर्स के भी आपके 2 अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, अलग-अलग 2 अकाउंट नहीं बनाओगे। अगर पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, तो आप उसी में उस बैलेंस को ट्रांसफर कर दोगे, ताकि आप एक अमाउंट निकाल सको जितनी हमें पे करनी है पार्टनर। समझ में आ गया? अब बारी आती है रियलाइजेशन अकाउंट की। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप समझ लो। सबसे पहले समझो कि हम जो जितनी भी एसेट्स है फर्म की, उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे। कैश और बैंक को छोड़ करके हम जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, या कुछ भी एसेट है, वो सारी की सारी आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करोगे। और जो एसेट्स आपकी ट्रांसफर होंगी, वो कौन सी अमाउंट पर होंगी? बुक वैल्यू, जो वैल्यू आपने बैलेंस शीट में लिखी हुई है, उस अमाउंट से आप लिखोगे उसे। इसके बाद जो एसेट्स आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हुआ, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हुआ लॉस का बैलेंस, तो वो जो आपका डेबिट साइड पर आ रहा है, उसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। तो आप सोच रहे होगे तो उसका क्या होगा? उन सभी अकाउंट के बैलेंसेस को हम पार्टनर्स के अकाउंट में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस का बैलेंस है, ये लॉस है या खर्चा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट होंगे, और ये दोनों अकाउंट आपके क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप इन दो अकाउंट्स को ट्रांसफर नहीं करो। अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, तो उस गुडविल को भी आप बाकी एसेट्स की तरह ही रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाओगे। कोई प्रोविजन आ रहा है, प्रोविजन फॉर डेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो उस उनको कहाँ शो करोगे? उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करोगे। जैसे आपके डेटर्स हैं 5,000 के, और वहां पर लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 1,000 रुपए दिया हुआ है, तो आप डेटर्स दिखाओगे 5,000 से डेबिट साइड पर, और प्रोविजन फॉर डेट्स जो है 1,000 से दिखाओगे क्रेडिट साइड पर। नेट अमाउंट करके डेटर्स नहीं दिखाओगे, आपको अलग-अलग अमाउंट दिखानी है। डेटर्स का बैलेंस आपका डेबिट होता है तो डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, और प्रोविजन फॉर डेट्स का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। एडजस्ट करने के बाद नेट अमाउंट नहीं दिखाओगे। ऐसे ही अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, तो एसेट्स को आप पूरा ग्रॉस अमाउंट से दिखाओगे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप क्रेडिट साइड पर दिखाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन आपका किसी एसेट के लिए साइलेंट है कि इससे हमें पैसा मिला या नहीं मिला, मान लो कोई फर्नीचर था 5,000 का आपकी बैलेंस शीट में, आपने उसको डेबिट साइड पे लिखा। अब हमने ये जो सारी एसेट्स लिखी हैं, उनको हमने बेचने के लिए लिखा है कि हम उनको बेचेंगे तो जितना पैसा मिलेगा हम लिखेंगे। वो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। जो एसेट हमने लिखी है, हमें जो पैसा मिलेगा बेच करके, हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। लेकिन कोई एसेट है जिसके बारे में लिखा ही नहीं कि ये 5,000 का मान लो फर्नीचर है, और हमें इसको बेच करके कुछ पैसा मिला, ऐसा कुछ भी लिखा ही नहीं। तो हम उस केस में मान के चलेंगे कि हमें इसको बेच करके कुछ भी नहीं मिला, नील अमाउंट मिली है, ज़ीरो अमाउंट मिली है। इसी तरह से कोई लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। अगर आपकी लायबिलिटीज़ हैं बैलेंस शीट में, तो लायबिलिटीज़ आप कौन-सी लिखोगे? थर्ड पार्टी वाली, जैसे कि क्रेडिटर हो गया,
कोई बाहर से लोन लिया है, या या आपने किसी पार्टनर की, जैसे वाइफ हो गई, या किसी पार्टनर के हस्बैंड से आपने लोन लिया है, तो वो थर्ड पार्टी में कवर होगा, जिसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, लोन ले रहे हो तो किससे लोन है? वो पार्टनर्स लोन आपके यहाँ पर कवर नहीं होंगे, सिर्फ थर्ड पार्टी से जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ऐसा कुछ है खर्चा, वो सब आपका क्रेडिट साइड पर रियलाइजेशन अकाउंट में शो करोगे। पार्टनर्स लोन चाहे लिया है या दिया है, दोनों ही आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, उनके लिए अकाउंट हमको अलग बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में आप बिल्कुल नहीं लिखोगे। पार्टनर्स लोन, चाहे वो एसेट है चाहे वो लाइबिलिटी है फर्म की, दोनों ही आपको नहीं लिखना। और अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, जैसे कि जनरल रिजर्व आ गया, तो जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो बात आती है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर की, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए, मान लो कोई लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मान लो 10,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी स्टैंड कर रही है बैलेंस शीट में, और वो हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में हम जब कोई लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। और किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं लिखा कि उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई, कुछ मेंशन ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 की, तो अगर उसके बारे में नहीं लिखा कि वो पेमेंट की या नहीं की, तो हम यही मान के चलेंगे कि उसकी पेमेंट हुई है। उसकी पूरी पेमेंट आप दिखाओगे, पूरी पेमेंट क्रेडिट डेबिट साइड पे लिखोगे। अगर कोई एसेट किसी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो गई है, तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। मान लो आपका स्टॉक था 5,000, वो किसी क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया, तो क्रेडिटर आपका 5,000 से सेट ऑफ हो गया, तो आप ना तो एसेट की रियलाइजेशन दिखाओगे 5,000 से, ना ही उस क्रेडिटर को पेमेंट दिखाओगे 5,000 से। वैसे भी आप सोचो, अगर आप एसेट की रियलाइजेशन दिखाओगे तो आप उस 5,000 को क्रेडिट साइड पे दिखाओगे, ठीक है? उस स्टॉक की रियलाइजेशन को आप 5,000 में बेचा, आप यही दिखाओगे ना कि हमने 5,000 में उसको बेचा। एक तरह से अगर आप क्रेडिटर को दे रहे हो तो आपने बेचा उसको। और अगर आप क्रेडिटर वो स्टॉक ले रहा है, तो एक तरह से क्या है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट आप डेबिट साइड पे दिखाओगे। तो दोनों साइड पर अगर आप 5-5 हजार लिखने ही वाले हो, तो उसको लिखने का कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दो। अगर आप एसेट और लायबिलिटी आपस में एडजस्ट कर रहे हो, तो उसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। ये तो आपको पता है, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स हम कहाँ लिखेंगे, जो भी एसेट्स हैं उनको बेच करके जो भी पैसा मिल रहा है, हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं जिनको हमें पेमेंट करनी है, वो हम सारी डेबिट साइड पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। अब देखो जरा, रियलाइजेशन हम कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन का हमें कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ खर्चे भी होंगे। हमें किसी को कोई कमीशन देना पड़ेगा, किसी को हायर करना पड़ेगा कि हमारी हेल्प कर दे रियलाइजेशन में। तो उस केस में क्या होगा, जब फर्म पे करती है, रियलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा है फर्म पे कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। जितना भी खर्चा है, नुकसान है, लाइबिलिटी की पेमेंट है, वो सारा हम डेबिट साइड पे दे लिखेंगे, चाहे आपने पहले वो क्रेडिट साइड पे लिखा हो या ना लिखा। क्लियर है? तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, खर्चा है। अब रियलाइजेशन अकाउंट ही आपका फाइनल है, जिसमें आपको खर्चे नुकसान सब लिखते हैं। अब कोई पार्टनर है जो कि फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर देता है, कोई पार्टनर है और वो फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर देता है, तो ये खर्चा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे डालेंगे, लेकिन अब वो पैसा हमने नहीं दिया, हमारे बिहाफ पर किसी पार्टनर ने दे दिया, तो अब हमारी लायबिलिटी किसको पेमेंट करने की है, पार्टनर को पेमेंट करने की है। तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे कि इसने हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दी है, तो इसके खाते में इतना पैसा और जुड़ जाएगा। अब हमें इसको पेमेंट करनी है, हमने बैंक या कैश से पेमेंट नहीं की, हमारे बिहाफ पर पार्टनर ने पेमेंट कर दिया। अब हमारी ये लाइबिलिटी अराइज हो गई
कि हमें इस पार्टनर को पेमेंट करनी है। तीसरा केस, जब आप किसी पार्टनर को ही हायर कर लेते हो और उसके साथ कोई फिक्स्ड अमाउंट कर लेते हो कि मैं तुम रियलाइजेशन का काम देखो, हम तुम्हें इतनी अमाउंट देंगे। अब जितनी अमाउंट आपने उसके साथ फिक्स कर दी है ना, उतनी अमाउंट आप उस पार्टनर को दोगे और वही आपका रियलाइजेशन का खर्चा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप उस खर्चे को डेबिट करोगे और अभी आपने उसको पेमेंट नहीं की है, आप उसको पे नहीं कर रहे हो, आप उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे। क्लियर है? उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे कि आपको ये पेमेंट करनी है। अब इस केस में एक पॉइंट आ जाता है, फिक्स्ड अमाउंट है। मान लो 10,000 की आपने अमाउंट फिक्स कर ली पार्टनर को कि आप रियलाइजेशन का वर्क देखो, हम आपको 10,000 रुपए देंगे। चाहे कोई भी खर्चा हो वो आपको बियर करना है। अब रियलाइजेशन में मान लो 8,000 का खर्चा हुआ, तो हम 8,000 का रियलाइजेशन में अकाउंट में नहीं लिखेंगे। हमने जो अमाउंट पार्टनर के साथ फिक्स की है, हम उतने से ही अपना खर्चा डालेंगे, चाहे उस पार्टनर का कम हुआ हो या ज्यादा हुआ। अगर पार्टनर का खर्चा 12,000 हुआ है, तो भी वो उसका, अगर 8,000 हुआ है, तो भी वो उसका। इसके बाद यहाँ पर कोई आपने पार्टनरशिप डीड में कोई क्लोज डाला है या पहले से कुछ डिसाइडेड है कि जब भी हम वाइंड अप करेंगे तो रियलाइजेशन का खर्चा एक पार्टनर बियर करेगा, ये पार्टनर बियर करेगा। और वो खर्चा अगर फर्म ने दे दिया उसके बिहाफ पर, तो क्या होगा? अब ये लायबिलिटी तो फर्म की नहीं है ना, ये लायबिलिटी किसने टेक ओवर की है? पार्टनर ने टेक ओवर की है। उसकी लायबिलिटी है, वो ये काम को देखने वाला था, तो ये लायबिलिटी पार्टनर की है, फर्म की नहीं है। तो अब अगर फर्म ने उसके बिहाफ पर पेमेंट कर दी है और वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये पैसा अब हम उससे लेंगे, हमने उसके बिहाफ पर पेमेंट की है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करो और आपने पेमेंट किए तो कैश या बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अगर कोई खर्चा रियलाइजेशन का पार्टनर को बियर करना था और उसकी जगह पर फर्म ने पेमेंट कर दी, तो हम अब उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब हमें उससे पैसा लेना है, हमने उसके बिहाफ पर पेमेंट किया, तो हम अब उससे पैसा लेंगे, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। अब इसको एक एग्जांपल के साथ देख लो, एक क्वेश्चन के साथ। आपका पहला केस आता है जहां पर एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 8,000 है। सीधा सीधा ये एक स्टेटमेंट लिखिए, तो यहाँ पर क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 8,000। सीधा सीधा ये खर्चा आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। दूसरा केस है जहां पर रियलाइजेशन 10,000 का खर्चा वर पेड बाय अ पार्टनर, फर्म के बिहाफ पर पार्टनर ने पेमेंट कर दी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? खर्चा डालेंगे 10,000 का रियलाइजेशन में, और फर्म के खर्चे को पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, उसको पेमेंट करनी है। रियलाइजेशन एक्सपेंस आपके 12,000 है, जो कि तुषार एक पार्टनर को करने थे, लेकिन फर्म ने उसके बिहाफ पर पेमेंट कर दी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम तुषार के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये खर्चा तुषार को मीट करना था, फर्म को नहीं, ये उसकी लायबिलिटी थी। तो हमने, अगर फर्म ने उसकी पेमेंट कर दी, तो फर्म अब उससे पैसा लेगी। तो तुषार कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, 12,000 से हुआ। अब सुरेश एक पार्टनर है जिसे हमें रेमुनरेशन देना है 10,000 का, रियलाइजेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो देखेगा, और उसके लिए उसको हम 10,000 रुपए देंगे और वही सारे खर्चे मीट भी करेगा। तो अब हमारे लिए रियलाइजेशन का खर्चा क्या है? रियलाइजेशन का खर्चा है 10,000, जो कि हम सुरेश को पे करेंगे। तो सुरेश का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करो 10,000, ये पैसा अब आपको सुरेश को देना है। वीरू एक पार्टनर है जिसे हमें रेमुनरेशन देना है 15,000 का, और यहाँ पर कहा है कि वही सारे खर्चे भी करेगा, वही सारे रियलाइजेशन से रिलेटेड खर्चे करेगा, हम तो सिर्फ उसको 15,000 देंगे। एक्चुअल खर्चा 20,000 हो गया, जो कि फर्म ने पे कर दिया। अब यहाँ पर आपका रियलाइजेशन का खर्चा क्या होगा? आपका रियलाइजेशन का खर्चा वही होगा जो आपने पार्टनर के साथ फिक्स किया है। चाहे वो खर्चा ज्यादा और हो गया है, वो लाइबिलिटीज पार्टनर वीरू की है, फर्म की नहीं। तो फर्म ने जो डिसाइड किया हुआ है पैसा 15,000 रुपए, वही आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे। और फर्म ने अगर वीरू के बिहाफ पर 20,000 रुपए दे दिए, तो पैसा तो आपका 20,000 रुपए चला गया, देने उसको हमें 15,000 रुपए हैं। 15,000 रुपए हम रियलाइजेशन में डालेंगे, बाकी बचा हुआ जो एक्स्ट्रा खर्चा हमने कर दिया
5,000 का वो हम वीरू से लेंगे। ये पैसा हमने वीरू के बिहाफ पर किया है, ये खर्चा हमारा नहीं है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब बारी आती है रियलाइजेशन का खर्चा 15,000 जो कि फर्म ने दे दिया, और 10,000 वर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर एंड बैलेंस बाय फर्म। अब जो 10,000 का खर्चा था वो पार्टनर को बियर करना था। ऐसा कोई क्लोज है कि 10,000 तक का खर्चा ये पार्टनर बियर करेगा? जब भी कोई एसेट्स रियलाइज होंगी तो ये 10,000 तक का खर्चा इस पार्टनर की लायबिलिटी है। इससे ऊपर का खर्चा होगा तो वो फर्म की लायबिलिटी है। तो फर्म अब अपने खर्चे में क्या डालेगी? 5,000 का खर्चा डालेगी। रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 से डेबिट करेगी, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 10,000, क्योंकि उसके बिहाफ पर यहाँ पर फर्म ने पेमेंट कर दी। पेमेंट कितनी की है? 15,000 की फर्म ने पेमेंट की है। फर्म ने पेमेंट की है, लेकिन इसमें से अब आपको देखना है लायबिलिटी किसकी थी। 5,000 का खर्चा है हमारा रियलाइजेशन का, 10,000 तो हमने उस पार्टनर की लायबिलिटी एक तरह से पेमेंट की है, तो हम उससे वो पेमेंट लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप उसका डेबिट करोगे, और बैंक से पैसा जो चला गया उसके लिए आप क्रेडिट करोगे। अब गौरी एक पार्टनर है जिसे हमें एक रेम्युनरेशन देना है 25,000 रुपए, और वो ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर जो गौरी है हम उसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं डिसोल्यूशन के काम के लिए 25,000 रुपए, और वही सारे खर्चे मीट भी करेगी। लेकिन फर्म ने क्या किया? 5,000 का खर्चा पे कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? हमें उसको 25,000 रुपए देने थे। 25,000 में से हम 5,000 रुपए उसके बिहाफ पर खर्चा कर चुके हैं। तो अब क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में तो हम 25,000 ही डालेंगे, क्योंकि हमने जो पार्टनर के साथ फिक्स किया है पैसा, वो रियलाइजेशन का वो 25,000 है। और गौरी को हमें कितने देने हैं? गौरी को हमें देने हैं 20,000 रुपए, और बैंक से अब हमारा 5,000 का खर्चा डल गया। हमने 5,000 रुपए जो पे कर दिए वो तो हमने दे दिए, बाकी कितने बचे? और बाकी 20,000 और बचे जो कि हमें गौरी को देने हैं। तो उसके लिए ही आप उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। 5,000 आप उसके बिहाफ पर कर चुके हो, जो कि आपको करने ही थे गौरी को, तो वो तो आपने कर दिए। बाकी बैलेंस ही तो आप उसके कैपिटल अकाउंट में डालोगे जो बचा हुआ पैसा है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एल एक पार्टनर है जिसे हमने डिसोल्यूशन के काम के लिए अपॉइंट किया, और इसके लिए उसको रेम्युनरेशन दिया जाएगा 10,000 रुपए। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा? हमने 10,000 के लिए उसको अपॉइंट किया, तो यही हमारा रियलाइजेशन का खर्चा है। तो 10,000 से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, एल्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ये 10,000 से, जो हमें उसे पे करना है। हमने अभी उसको पे नहीं किया। डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपका 8,000 है। वर पेड बाय द पार्टनर एम। अब ये जो खर्चा था डिसोल्यूशन का, ये पार्टनर एम ने पे कर दिया। इसका मतलब ये खर्चा तो फर्म का है, जो कि फर्म के बिहाफ पर उस पार्टनर ने पे कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे बिहाफ पर उसने पे कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आपका डेबिट होगा 8,000 से, और एम के कैपिटल अकाउंट को भी 8,000 से ही आप क्रेडिट करोगे, 10,000 नहीं। ये गलती से मैंने शायद टाइप कर दिया, गलती से टाइपो एरर है। तो एम के कैपिटल अकाउंट को भी आप 8,000 से ही क्रेडिट करोगे। इतना पैसा अब आपको एम को देना है जिसने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी। तो 8,000 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपके 5,000 है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपके 5,000 है, तो यही आपने एक्सपेंसेस वर 5,000, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में हम दिखाएंगे 5,000 से। अब पी एक पार्टनर है जिसे हमने पूरे काम के लिए अपॉइंट किया, उसको रेमुनरेशन 7,000 मिलना था, और पी एग्री हुआ है कि वो सारा डिसोल्यूशन का खर्चा भी करेगा। डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ 4,000, जो कि पी ने ही दिया है। एक्चुअल डिसोल्यूशन का खर्चा हमारा 4,000 हुआ, जो कि पी ने दिया। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में हम वही खर्चा डालेंगे जो हमारा पार्टनर के साथ फिक्स हुआ है, वो है 7,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका 7,000 से डेबिट हुआ होगा, और पीस कैपिटल अकाउंट 7,000 से क्रेडिट होगा। यही आपको उसको पे करना है। अभी आपने पे नहीं किया, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया कि आपको इतना पे करना है। क्लियर है? ये 4,000 का खर्चा है या 10,000 का खर्चा, अब आपको ये मैटर नहीं करता। आपको ये देखना है हमने पार्टनर के साथ क्या फिक्स किया। एन एक पार्टनर है
जिसे हमने अपॉइंट किया 9,000 के रेम्युनरेशन पर, और अब यहाँ पर उसने कहा कि मैं सारा खर्चा भी बियर करूँगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपके 4,000 हुए, तो अब क्या होगा? आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर 9,000 से ही डेबिट होगा जो आपने फिक्स किया, और ये जो एक्चुअल डिसोल्यूशन का खर्चा है वो फर्म ने पे कर दिया। तो हमें एन को 9,000 रुपए देने थे, और उसके बिहाफ पर इसका मतलब हमने 4,000 की पेमेंट कर दी है। तो 4,000 रुपए तो हमने पे कर दिए, बाकी 5,000 रुपए जो और उसको देने हैं, उतने के लिए ही हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें। यहाँ पर समझो, क्या वो एक पार्टनर है जिसे हमने डिसोल्यूशन के काम के लिए रखा, और उसको रेम्युनरेशन मिलना था 18,000 रुपए। तो इसका मतलब रियलाइजेशन का खर्चा हमारा क्या हुआ? फिक्स कितना हो गया? 18,000। अब इस खर्चे के लिए, इस वर्क के लिए उसने कहा कि ठीक है, मैं आपका स्टॉक ले रहा हूँ 18,000 का। वो एग्री हो गया स्टॉक को टेक ओवर करने के लिए 18,000 में एज हिज रेम्युनरेशन। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसेट और लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो जाएगी, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि एक तरह से स्टॉक को बेचकर, स्टॉक जो था वो अगर आपका क्यू टेक ओवर कर रहा है, तो एक तरह से हमने क्यू को, स्टॉक को 18,000 में बेचा, तो 18,000 रुपए मिलेंगे, तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और इसी तरह से क्यू को हमें 18,000 रुपए की पेमेंट देनी है, ये रियलाइजेशन का खर्चा हमको डालना है, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? हम इसको डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो जब दोनों ही साइड पर 18,000 आ रहे हैं और ये आपके आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं, तो हम इसको हटा देते हैं, हम इसको एंटर नहीं करेंगे। अब देखो, आपके रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखो, सभी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे लिखोगे, प्रोविजन ऑफ एनी एसेट वो भी लिखोगे, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स वो भी आपकी क्रेडिट साइड पर आएगी, और अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको बेच करके, कोई एसेट आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की थी, एंड में आपको मिली, और उसको बेच करके जो भी पैसा मिलेगा वो भी आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे। किसी पार्टनर ने कोई एसेट को टेक ओवर किया, तो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में उसको शो करोगे। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, वो एसेट अपने पार्टनर को बेच रहे हैं, तो वो जितने में उस चीज को खरीद रहा है हम उसको लिखेंगे। पार्टनर के कैपिटल को रियलाइजेशन अकाउंट में भी आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो कि हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन में जो डिफरेंस आएगा, वो पार्टनर्स में लॉस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेबिट साइड पर आप ऑल एसेट्स लिखोगे, पेमेंट लाइबिलिटीज की जो भी की जाएगी वो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे, जो भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है या कोई खर्चा है वो आपका डेबिट साइड पर आएगा, रियलाइजेशन का खर्चा आपका डेबिट साइड पर आएगा, या कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है, तो वो आप यहीं पर दिखाओगे डेबिट साइड पर, और एंड में आप दिखाओगे प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, कोई अलग या डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कहोगे ये तो सुपर इजी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लो। अगर लोन बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो वो एसेट है। अब वो एसेट है तो उसका क्या करेंगे? नॉट एडजस्टेड विद द कैपिटल बैलेंस ऑफ दैट पार्टनर। जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो वो लोन फर्म उसकी कैपिटल से एडजस्ट नहीं करेगी। अगर वो लोन पार्टनर ने लिया है, तो फर्म उस पार्टनर से उस लोन को रिकवर करेगी, वो पैसा उससे लेगी, उसके बाद अपनी लाइबिलिटीज को पेमेंट करने में उसको यूज करेगी, और यहाँ पर बाद में उसको कैपिटल की पेमेंट की जाएगी। तो अगर फर्म के पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, तो वो पैसा फर्म उससे रिकवर करेगी, सेपरेटली रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर, तो वो उससे रिकवर करेगी, कैपिटल के साथ एडजस्ट नहीं करेगी। हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं दिखाएंगे। तो पहले आप दिखाओगे उस लोन की रिकवरी, कैश और बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो लाइबिलिटी है, मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो वो लाइबिलिटी है फर्म के लिए, तो अब क्या करेगी फर्म? अब क्या करेगी पार्टनर के साथ क्या होगा? अब फर्म आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के बाद पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करेगी, लेकिन यहाँ पर एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट,
ये तो हो गया। लेकिन एक केस आता है जहां पर पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। मान लो पार्टनर के किसी पार्टनर के बैलेंस है आपका डेबिट बैलेंस, और उसी से लोन लिया है फर्म ने, तो उस लोन को एडजस्ट किया जाएगा उसके डेबिट बैलेंस के साथ। कुल मिलाकर के ये बात समझो, अगर फर्म को पार्टनर को पैसा देना है लोन के हिसाब से, लोन उसने लिया हुआ है पार्टनर से, तो वो चेक करेगी कि उसकी कैपिटल जो बनती है वो फर्म को देनी है या लेनी है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी अगर उसकी कैपिटल डेबिट बैलेंस बन जाती है, तो फर्म पहले उसकी एडजस्ट करेगी, उस डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल को एडजस्ट कर देगी उस लोन के साथ। उसके बाद बाकी का जो लोन बनता है फर्म को जो देना है पार्टनर को, वो एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस बचेगा वो देगी। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो। मान लो एक पार्टनर है ए, उसका लोन, उसने लोन दिया है फर्म को 5,000 का, 5,000 का लोन दिया फर्म को, और उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है 2,000 का। तो फर्म को पार्टनर को देने हैं 5,000 रुपए, 5,000 रुपए एज ए कैपिटल, और 2,000 रुपए 5,000 एज ए लोन देना है, और 2,000 रुपए जो उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है वो उससे लेना है। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या है? उस पार्टनर ने कैपिटल लगाई हुई नहीं है बल्कि पैसा निकाला हुआ है। तो 2,000 रुपए फर्म को लेने हैं और 5,000 रुपए उसको देने हैं, फर्म को देने हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा नेट की अमाउंट की बैलेंस की पेमेंट करते हैं ना। तो इसी तरह से फर्म उस 5,000 में से 2,000 रुपए जो पार्टनर से हमें लेने हैं उसको एडजस्ट करने के बाद 3,000 रुपए की पेमेंट करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना। अब बारी आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहां पर जो ट्रीटमेंट होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, वो एडमिशन और रिटायरमेंट से थोड़ी डिफरेंट है। कैसे है देखो, अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में शो हो रहा है और डिसोल्यूशन के टाइम पर कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो अब हम वाइंड अप कर रहे हैं ना पूरा बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, और इस रिजर्व को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम इस रिजर्व को डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और ये खत्म हो गया। ये तो बात थी जब क्लेम नहीं है, तो अब हम वाइंड अप कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बारी आती है अगर क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है और उसके अगेंस्ट क्लेम भी आ रहा है। 10,000 का रिजर्व है, क्लेम आपका 8,000 का है। तो 8,000 का क्लेम है और 2,000 का रिजर्व अभी भी बच जाता है। तो रिजर्व तो हम बांट देंगे 2,000 का पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जो 8,000 का कंपनसेशन रिजर्व है ना, जिसे हम प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम में डालते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डालते हैं, एडमिशन और रिटायरमेंट में जितना क्लेम हम एडजस्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, जो 8,000 का हम क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस 8,000 के क्लेम को अब हम फाइनली बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, तो इस लाइबिलिटी को हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पर कि 8,000 की हमने लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है। रिजर्व में से 8,000 की लाइबिलिटी हमने एक्सेप्ट कर ली है, जिसे हम शो करेंगे कहां पर, अपने क्रेडिट साइड पर, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। और यहाँ पर एंड में हम इसको पे करते हुए दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, इसकी पेमेंट दिखाओगे आप। क्लियर है कि आपने इसकी पेमेंट कर दी, रिजर्व से आपने इसको एडजस्ट कर दिया, और बाकी जो आप इसको रियलाइजेशन, जो आप प्रोविजन को दिखाने वाले थे अपनी बैलेंस शीट में, अब वो लाइबिलिटी आप पे भी कर दोगे, आपने एक्सेप्ट कर ली, तो अब यही टाइम है वाइंड अप कर रहे हो तो इसको पे करोगे। तो वो जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था, जो आपकी लाइबिलिटी थी, अब हम उसको पे कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर ही दिखाओगे ना आप। तो डेबिट साइड पर रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। जो क्लेम आपने एक्सेप्ट किया था, अब फाइनली वो लाइबिलिटी में डालोगे और उसकी पेमेंट भी आप दिखाओगे। अगर आपका क्लेम और डब्ल्यूसीआर सेम है, मान लो 10,000 की रिजर्व है और क्लेम भी 10,000 का आ रहा है,
तो रिजर्व तो कुछ बचा नहीं, पार्टनर्स में तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अब जितने का आपने क्लेम रिजर्व के साथ एडजस्ट किया, वो पूरा का पूरा आप एज ए लाइबिलिटी कन्वर्ट हो गया। तो वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर। और ये लायबिलिटी अब आप पे करोगे, तो अब आप डेबिट साइड पर दिखाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर पेमेंट हो गई। अब अगर आपका क्लेम ज्यादा है WCR से, रिजर्व है 10,000 का और क्लेम आ गया 12,000 का, तब क्या करोगे? तब आप जितने का क्लेम है पूरा का पूरा आप दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? कुछ जितना आप एडजस्ट कर सकते हो उसको WCR से, उतना तो 10,000 आप एडजस्टमेंट दिखाओगे। तो 10,000 की जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, उतनी अमाउंट से आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे उस क्लेम को। मतलब कि आपका ये मान के चल लो कि आपकी वो लायबिलिटी बढ़ गई। 10,000 की जगह वो लायबिलिटी 12,000 हो गई। तो वो लायबिलिटी जो 10,000 की थी, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है 2,000 की, तो वो आपको शो करनी है। तो एक तरह से आपने क्लेम जो था वो 10,000 से यहाँ पर जो एडजस्ट किया, जितना था रिजर्व हमने उस लायबिलिटी को एडजस्ट कर दिया पूरा का पूरा। तो 12,000 में से 10,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गए, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप 10,000 दिखाओगे और पेमेंट करते हुए हम उसको 12,000 दिखाएंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, कि हम उसको पे कितना कर रहे हैं, 12,000। तो एक लायबिलिटी जो 10,000 की थी वो अराइज हो गई, वो ज्यादा बढ़ गई, जिसको हम 12,000 से पेमेंट कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के साथ समझो। यहाँ पर देखो, दो पार्टनर है मनोज और नंद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जर्नल एंट्रीज आपको बतानी है। एक रिजर्व है आपका 1,00,000 रुपए का और यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही। तो लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो हम पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये तो बहुत इजी है, जैसे हम रिटायरमेंट और एडमिशन में कर रहे थे वही सेम। लेकिन बात आती है जहां पर आपका क्लेम आ रहा है, रिजर्व आपका 1,00,000 का है और उस पर क्लेम आ रहा है 75,000 का। तो ये 75,000 का हम अपने इस रिजर्व से तो एडजस्ट कर देंगे, बाकी 25,000 हम पार्टनर्स से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर्स में आपने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो ये 75,000 का आपने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ये एक तरह से अब आपकी लाइबिलिटी बन गई। इस लाइबिलिटी को अब हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर जो हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखते थे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पर ये खर्चा, ये लाइबिलिटी हम बुक कर रहे हैं। बुक कर ली 75,000 से हमने ये लाइबिलिटी, और इसकी पेमेंट हम दिखाएंगे 75,000 की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपए। क्योंकि ये लाइबिलिटी अब आपने कन्वर्ट हो गई है लाइबिलिटी में, ये रिजर्व आपका लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, जिसे अब आपको पेमेंट भी करनी है। आप हर साल अगर एडमिशन और रिटायरमेंट होता है तो आप उसे बैलेंस शीट में दिखाते हो ना क्लेम को, लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में इसको दिखाते हो। अब हमारी बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं आगे, हम तो बिजनेस ही वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये लाइबिलिटी में अब आप पे करोगे, पेमेंट करोगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर ये पेमेंट आप दिखाओगे। अब बारी आती है, अगर आपका रिजर्व है 1,00,000 का और लाइबिलिटी आ रही है 1,20,000 की, तो अब हम क्या करते हैं? हम जितना रिजर्व होता है उससे लायबिलिटी को एडजस्ट कर देते हैं, और जो एक्सेस क्लेम है उसको हम क्या करते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते थे। वही चीज है, एक तरह से हमारी लायबिलिटी हमने जो एडजस्ट कर दी, जो हम मान के चल रहे थे ये लायबिलिटी हमारी 1,00,000 की होगी, तो हम ये मान के चल लेते हैं हमारी लायबिलिटी 1,00,000 की है, जिसे हम क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये रिजर्व पूरा का पूरा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया क्रेडिट साइड पर। अब इसकी पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ रही है? आप इसको लायबिलिटी को पे कर रहे हो 1,20,000 से, तो जितना आपका ये एडजस्ट होना था एडजस्ट हो गया। एक्सेस अमाउंट अब आपकी जो है वो 20,000 रुपए अब आप पे कर रहे हो। रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से। क्लियर है? जो लाइबिलिटी थी आपकी 1,20,000, वो आपने 1,00,000 से सेट ऑफ कर दी। तो इतना 1,00,000 जो आपका सेट ऑफ हो रहा है वो आपने क्रेडिट साइड पर लिखोगे ना, कि ये लाइबिलिटी मेरी 1,00,000 की थी, हम 1,00,000 में इसको कन्वर्ट कर रहे थे, इस ये लाइबिलिटी आपकी 1,00,000 की थी, जो कि आगे चल करके 1,20,000 हो गई। तो 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा जो आप पे कर रहे हो,
वो रियलाइजेशन अकाउंट में अपने आप आ जाएगा, नेट अमाउंट अपने आप आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो अच्छे से। इसके बाद है, अगर आपका रिजर्व 1 लाख है और लायबिलिटी भी 1 लाख है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो रिजर्व आपका लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया और उस लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल सी बात। तो ये 1 लाख की ही लायबिलिटी हमने सोची थी, 1 लाख की ही कन्वर्ट हो गई, जिसकी अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट हो जाएगी आपकी बैंक से, रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो मेन रिजर्व है जो कि आपने एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर समझे थे। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो अब आपको समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर इन्वेस्टमेंट है, वो एसेट है जिसे आपको डेबिट साइड पर शो करना है, और उससे उसके लिए आपने रिजर्व अगर बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाना है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट को बेच करके जो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अपने आप ही नेट अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगी, उसका फॉलिंग प्राइस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको इतना सिंपल समझ लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका रियलाइजेशन अकाउंट में शो होगा। इसका बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, इसलिए आप रियलाइजेशन अकाउंट में दूसरी लाइबिलिटीज की तरह ही इसको भी क्रेडिट साइड पर ही दिखाओगे। अब एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया है ए बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, बैलेंस शीट है यहाँ पर, और अब यहाँ पर डिसॉल्व कर रहे हैं ये पार्टनरशिप को। तो जो एसेट जिस हिसाब से रियलाइज हुई या किसी पार्टनर ने टेक ओवर की, वो इंफॉर्मेशन दी है। आपको ये सभी अकाउंट्स बनाने हैं। कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो मेरा तरीका है बनाने का, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो जरूर अप्लाई करना। शायद आपका क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए इससे, और बिना मिस्टेक के और एक ही बार में करेक्ट हो। तो सारे जितने भी अकाउंट्स आपको बनाने हैं, उनके सबके फॉर्मेट तैयार रखो। फॉर्मेट बनाने के बाद साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ। तो आपकी फर्स्ट एंट्री आ रही है, जहां पर आपके डेटर्स एसेट्स जितनी भी हमको है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखनी है ना पहले। तो जितनी भी एसेट्स हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, कैश बैलेंस नहीं आएगा। डेटर्स आपको ग्रोस अमाउंट से लिखनी है 1,80,000। जो ये प्रोविजन है उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, 10,000 से। स्टॉक आपका 2 लाख का डेबिट साइड पर आएगा, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, और बीज लोन। तो बी अगर पार्टनर है, तो बी को अगर फर्म ने लोन दिया है, ये एक तरह से एसेट है फर्म के लिए, तब भी आप इसे यहाँ पर नहीं शो करोगे। लाइबिलिटीज में देखो, लाइबिलिटीज में आपको आउटसाइड लाइबिलिटी कवर करनी है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी में आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे 2,10,000। ए आपका पार्टनर है, पार्टनर्स ने अगर फर्म पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, तो ये आपको अलग अकाउंट बनाना है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर नहीं होगा, यहाँ आप इसको नहीं शो करोगे। जनरल रिजर्व भी आपका यहाँ पर शो नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर कवर नहीं होंगे। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने लिख ली, अब इनको हमने रियलाइज कैसे किया वो देखो। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। हमने जो ए है उसने 60% बुक वैल्यू पर प्लांट एंड मशीनरी को टेक ओवर कर लिया। तो इसका 60% कितना बनेगा आपका, 2,40,000। तो 2,40,000 में अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो एक तरह से उस पार्टनर ने इस एसेट को खरीदा। कितने में खरीदा, 2,40,000 में। लेकिन अभी उसने पेमेंट नहीं की, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ही उसको डेबिट करेंगे कि हमें इससे इतना पैसा लेना है। तो इसलिए हमने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। क्लियर है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी। बी ने इन्वेस्टमेंट को 120% में ले लिया, मतलब कि 1.5 लाख की चीज को उसने 1,80,000 में लिया। तो ये एसेट उसने ली, तो यहाँ पर बी ने एक तरह से इन्वेस्टमेंट खरीदी 1.5 लाख की 1,80,000 में, लेकिन पेमेंट नहीं की। तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, कि अभी हमें इससे पेमेंट लेनी है। Sundry creditors were paid off by giving them stock at 75% of the book value. अब हमने क्रेडिटर्स जो भी हैं उनको पेमेंट कर दी अपने स्टॉक को दे करके। स्टॉक को उन्होंने कितने में टेक ओवर किया, 75%। तो 75% तो हमने स्टॉक दे दिया उसकी बुक वैल्यू।
स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू, तो यहाँ पर इसका 75% 1.5 लाख हो जाएगा। क्रेडिटर आपके 2,10,000 के हैं, तो यहाँ पर 1.5 लाख तो ये बैलेंस सेट हो गया, बाकी के 60,000 हम उसको पे करेंगे। तो लाइबिलिटी की अब आप पेमेंट कर रहे हो, स्टॉक आपका एक तरह से रियलाइज हुआ। स्टॉक आपका क्रेडिटर्स ने जितना ले लिया, टेक ओवर कर लिया, तो क्रेडिटर और स्टॉक, एसेट और लाइबिलिटी आउटसाइड ही आपकी सेट ऑफ हो गई। तो स्टॉक आपका 2 लाख का, क्रेडिटर 1.5 लाख से सेट ऑफ हो गया, तो 1.5 लाख से आपके क्रेडिटर कम हो गए। बाकी कितने बचे? 60,000 जिसको हमने पेमेंट कर दी, तो बस उतना ही दिखाएंगे, बाकी बैलेंस की पेमेंट दिखाएंगे कि 60,000 की हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। तो ना तो हम स्टॉक की रियलाइजेशन दिखा रहे, ना ही क्रेडिटर की पेमेंट दिखा रहे हैं 1.5 लाख के लिए। डेटर्स को हमने 20% लेस से रियलाइज किया। डेटर्स हमारे कितने हैं? 1,80,000, और इसमें से 20% कम हमें अमाउंट मिली, तो यहाँ पर 1,44,000 रुपए ही हमको मिले। 1,80,000 में से 20% 36,000 माइनस कर दो, तो 1,44,000 ही डेटर्स आपको मिले। ए का लोन वॉज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स। अब ये क्या कह रहा है? ए का लोन आपका कितना है, उस पर हमने उसको इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट दे रहे हो, तो जितना इंटरेस्ट आप दे रहे हो उसको, 6 महीने का, अगर 6 महीने बाद आपका वाइंड अप हो रहा है, तो 6 महीने का जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो आपका लाइबिलिटी पे एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। एक खर्चा आ गया जिसे हम यहाँ पर बुक करेंगे। जो भी खर्चे होते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख रहे थे। तो उसी तरह से अब ये आपका लास्ट अकाउंट है जहाँ पे आपको फायदे नुकसान सब लिखने हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, ए के लोन पर हमको जो 3,000 का एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ रहा है, वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा है जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। इसके बाद सारा कुछ करने के बाद अब आपको देखना है क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब लॉस है जिसे हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर बनाना है, लेकिन एंड में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ए का जो लोन अकाउंट था 50,000 का, 50,000 का ए का लोन था, जिस पर हमको उस पर इंटरेस्ट देना था 6%। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर इसमें एडिशन हो जाएगा। लोन अकाउंट में ही हम एडिशन करते हैं ना, इंटरेस्ट जो भी पार्टनर के लोन पर हमको देना होता है, उसके लोन में ही एडिशन होता है। तो ये आपने 3,000 रुपए इसके लोन में ऐड कर दिए, और इसको अब आप पेमेंट दिखाओगे 53,000 की, और ये हो गया आपका क्लोज। रियलाइजेशन के बाद आपको लोन अकाउंट बनाने। इसके बाद बी का लोन, जो कि फर्म ने बी से लिया है, तो उसकी पेमेंट दिखाएंगे। ये एसेट है, अब हमने उसको पेमेंट कर दी 20,000 रुपए की। क्लियर है? अब आ जाओ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट 4 लाख और 2.5 लाख, जहां पर हमको रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व है, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर करने हैं। रियलाइजेशन में जो जो एसेट इन्होंने टेक ओवर की थी, वो आप यहाँ पर शो करोगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ए ने प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर की थी, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया था। बी ने आपकी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की थी, तो उसके अकाउंट को आपने डेबिट किया था, और यहाँ पर रियलाइजेशन का आपने लॉस आया था, तो वो भी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। साथ ही साथ पोस्टिंग करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। एंड में जितना भी बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करो, जितना भी बैलेंस बच रहा है उनकी पेमेंट की जाएगी बैंक से। बैंक अकाउंट बना करके दिखाओ। अब आप, बैंक का बैलेंस आपका आ रहा है 60,000 का ओपनिंग बैलेंस, जिसमें से हमको डेटर से कितनी पेमेंट मिली, क्रेडिटर्स को हमने कितनी पेमेंट की, जो जो बैंक से ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली आपकी यहाँ पर आ जाएगी। रियलाइजेशन का खर्चा आपने 1,000 रुपए का किया, और 20,000 रुपए लोन पे किया। ए का लोन पे किया, और बी से आपने पैसा लिया, और बाद में आपने दोनों की कैपिटल की पेमेंट की, और एंड में ये कंप्लीट हो गया। तो बैंक अकाउंट आपको एंड में इस तरह से बनाना है। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गई। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद लोन अकाउंट बनेंगे। पहले लाइबिलिटी वाला बनेगा, उसके बाद एसेट वाला, और फोर्थ नंबर पे बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एंड में जाकर के कैश या बैंक अकाउंट। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1:1 है। डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप को, इंफॉर्मेशन दी है साथ में।
अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो नेसेसरी लेजर अकाउंट कहा है, तो आपको पता होने चाहिए आपको कौन से अकाउंट बनाने हैं और किस सीक्वेंस में बनाने हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम सभी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं, उन सबको डेबिट साइड पे लिखेंगे, कैश और कैश के बैलेंस को छोड़ के और पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस को छोड़ के। सभी एसेट्स को आपने लिख लिया, प्रीमिसेस, मशीनरी, जो भी बुक वैल्यू पे थी हमने सभी को बुक वैल्यू पर लिख लिया। इसी तरह से लाइबिलिटीज में आपको आउटसाइड लाइबिलिटी कवर करनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 आ गए। एडवांस फ्रॉम एक्स, ये एक तरह से लोन लिया हुआ है फर्म ने, तो पार्टनर से ही लोन लिए हुए हैं, जो कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो करेंगे। तो पार्टनर से लिए हुए लोन या दिए हुए लोन भी कवर नहीं होंगे, ना ही इनके कैपिटल अकाउंट कवर होंगे, चाहे वो करंट अकाउंट हो, कवर नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कवर करने का मेरा मकसद ये था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैपिटल अकाउंट अगर अलग अलग बनाए हो तो आपको एक में किस तरह से मर्ज करना है, एक ही अमाउंट किस तरह से लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब आपकी रियलाइजेशन कैसे हो रही है। प्रीमिसेस 20% ज्यादा से हो रही है, तो आपकी प्रीमिसेस कितनी थी, 80,000 की। 80,000 में 20% एडिशन मतलब कि 16,000, 96,000। मशीनरी 40% लेस, तो 68,000 की जगह 40,800 रुपए में। 40% इसका लेस कर दो, 40% इसका जो अमाउंट बनेगा वो आप इसमें से माइनस करोगे 68,000 में से, तो आपके पास आएगा 40,800 रुपए। स्टॉक आपका 5,000 रुपए ज्यादा से गया, तो 40,000 की जगह आपको कितने मिले, 45,000। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आपके बुक वैल्यू पर रियलाइज हो गए, मतलब कि जितने के थे उतनी उतनी पेमेंट आपको मिल गई। तो टोटल एसेट आपकी रियलाइज हो गई 2,47,800 रुपए में। ये टोटल अमाउंट दिखाओ कि आपको सारी एसेट से इतनी पेमेंट एक ही बार में आप दिखाओगे मिल गई। इसी तरह से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने, 60,000 के थे, जो कि कह रहे हैं कि फुल सेटलमेंट में कितने पे एग्री हो गए, 57,500। तो मतलब कि क्रेडिटर्स को हम पे कितना कर रहे हैं, 57,500। तो लाइबिलिटी की पेमेंट हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पर। तो ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर देखो और क्या खर्चा है। रियलाइजेशन का खर्चा 2,000 का है, जो कि आपको डेबिट साइड पर ही डालना है, रियलाइजेशन का खर्चा। अब यहाँ पर जो जो आपने पेमेंट की है या जो आपके पास आया है वो साथ के साथ लिखो। 30,000 का ओपनिंग बैलेंस, 2,47,800 एसेट को बेच के मिला, क्रेडिटर को पेमेंट 57,500 और रियलाइजेशन का खर्चा 2,000 की पेमेंट की। तो अब यहाँ पर साथ के साथ पेमेंट करने के बाद, दिखाने के बाद, अब बारी आती है लॉस या प्रॉफिट चेक करने की। तो यहाँ पर आपको लॉस आ रहा है, जिसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में, इक्वल रेशियो है तो इक्वली ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास है यहाँ पर 90,000, 60,000, 40,000। साथ में ही करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी डालो 13,000 और 4,000। और जेड का जो डेबिट बैलेंस है वो आप डेबिट साइड पर लिखो 3,000। इसके बाद रियलाइजेशन का लॉस डेबिट साइड पर चला जाएगा। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स नहीं है, तो अब बारी आती है नेट अमाउंट निकालने की। लेकिन उससे पहले, कैपिटल अकाउंट से पहले हम किसकी पेमेंट करेंगे, इन दोनों पार्टनर्स के लोन के अकाउंट की। वो तो हमने साथ के साथ पोस्टिंग की है। अकाउंट आपका सबसे पहले यही बनेगा, एक्स का एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लोन है, लाइबिलिटी है, तो 15,000 की हम इसको पेमेंट दिखा देंगे और ये क्लोज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में साथ के साथ पोस्टिंग करो कि हमने ए को पेमेंट, सॉरी एक्स को पेमेंट कर दी। ये एक्स है तो एक्स ही लिखना, एक्स के एडवांस की पेमेंट कर दी है। इसी तरह से वाई, वाई का 5,000 का बैलेंस था, उसको हमने पेमेंट कर दी, ये क्लोज हो गया। यहाँ पर शो करो वाई को हमने 5,000 की पेमेंट कर दी। तो साथ के साथ पोस्टिंग हो रही है तो आपका इजी हो जाएगा। अब दोनों के एडवांसेस को पे करने के बाद बारी आती है कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस तीनों के जितने भी आ रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस बचता है, तो तीनों की पेमेंट दिखा दो, बैंक से पेमेंट हो रही है और ये अकाउंट आपके क्लोज हो गए। तो यहाँ पर तीनों की पेमेंट हो गई और आपके बैंक का बैलेंस नील आएगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी चेक कर सकते हो कि आपने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया। अगर आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस नील आता है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है, क्योंकि जितना पैसा आप एसेट को बेच करके ले रहे हो और उस लाइबिलिटी को पे कर रहे हो, वो सारा आप बैंक अकाउंट में दिखा रहे हो और रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा रहे हो। और रियलाइजेशन अकाउंट में आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है तो भी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है,
और लॉस आ रहा है तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो लॉस या प्रॉफिट वो भी पार्टनर्स के पास जा रहा है, और जिसे हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं एंड में जाकर के। तो बैंक में आपका जितना पैसा आया उतना ही आपकी पेमेंट शो करेगा। नील बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अगर कोई बैलेंस शो कर रहा है, कोई क्लोजिंग बैलेंस आपका डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है या कुछ ना कुछ मिस कर दिया है। दोबारा से चेक करो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट होगा एंड में। अब देखो एक और क्वेश्चन। यहाँ पर मिसिस रीटा चौधरी और मिस शोभा दो पार्टनर हैं। फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। बैलेंस शीट दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि रीटा चौधरी टेक ओवर कर रही है मिस्टर चौधरीज लोन और एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो अब यहाँ पर इन सब चीजों को कैसे दिखाओगे? सबसे पहले तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जहां पर हम डेबिट साइड पर सभी एसेट्स को लिखेंगे, लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं लिखोगे। तो सभी एसेट्स को लिखो। बुक डेट्स मतलब कि डेटर्स, बुक डेट्स का मतलब है डेटर्स 66,000 आपके डेबिट साइड पे लिखो, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो आपका कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पर। तो ग्रॉस अमाउंट से आपको दिखाना है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। इसके बाद लाइबिलिटी साइड पर देखो, आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज शो करनी है। तो क्रेडिटर्स आपके आएंगे 75,000, बिल्स पेबल आपके 30,000, और ये मिस्टर चौधरी लोन है 15,000। तो ये यहाँ पर शो करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल शो करने चाहिए, क्योंकि पार्टनर आपकी रीटा चौधरी है, मिस्टर चौधरी नहीं है, उसके हस्बैंड नहीं है, वाइफ है पार्टनर। तो हस्बैंड से जो लोन लिया है वो आउटसाइड पार्टी में आएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 15,000 रुपए का लोन। रिजर्व फंड हम पार्टनर्स में अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों के कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कवर नहीं हो। अब बारी आती है एसेट और लाइबिलिटीज को पे कैसे किया गया, रियलाइज कैसे किया। रीटा ने अपने हस्बैंड के लोन को टेक ओवर कर लिया, मतलब कि वो लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रही है, फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रही है। तो हम क्या करेंगे? फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रही है, तो हमें रीटा एक तरह से फर्म के बिहाफ पर ये लोन की पेमेंट कर रही है। तो इसका मतलब फर्म रीटा को पे करेगी। तो रीटा को पे करेगी तो रीटा का कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे कि इतना पैसा रीटा को हमें और देना है। तो 15,000 से उसने अगर टेक ओवर की है लाइबिलिटी, तो यहाँ पर दिखाओ डेबिट साइड पर लाइबिलिटी की एक तरह से पेमेंट हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है? बैंक से पैसा नहीं जा रहा, रीटा दे रही है। इसके साथ उसने स्टॉक को ले लिया, आधा स्टॉक। 75,000 का आधा स्टॉक 37,500 बनेगा, जिसको उसने 20% डिस्काउंट पे लिया। तो हाफ ऑफ द स्टॉक 37,500 पर 20% डिस्काउंट 7500 बनेगा, 30,000 में लिया। तो 37,500 का स्टॉक हमने रीटा को बेच दिया 30,000 में, लेकिन पेमेंट उससे नहीं आई। तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, भाई इतना इससे पैसा लेना है। बुक डेट्स आपके 54,000 में रियलाइज हो गए। तो अब आपको बुक डेट्स आपको ये देखने 66,000। प्रोविजन फॉर डेट को इससे एडजस्ट मत करने लगना। तो सीधा सीधा आपको जितना पैसा आ रहा है ना बस वही लिखो। लेकिन यहाँ पर साथ के साथ पहले पोस्टिंग कर दो कि ओपनिंग बैलेंस कितने थे, रीटा ने जो एडजस्ट किया, जो टेक ओवर किया लोन 15,000, और उसने जो स्टॉक लिया उसकी पोस्टिंग साथ के साथ। इसके बाद बुक डेट्स, डेटर्स आपको 54,000 मिले। बाकी का स्टॉक 50% आपको क्या हुआ? आपने बेचा, और उसको आपने बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ 30% का। तो बाकी का स्टॉक हमें 48,750 रुपए मिले। सन्ड्री प्लांट एंड मशीनरी को आप 75,000 में बेच पाए, और लैंड एंड बिल्डिंग को 1,20,000। तो टोटल एसेट आपने बेच दी और इतना पैसा आपको मिला। ये आ गया 2,97,750 रुपए। इतना पैसा आपको एसेट्स को, सभी एसेट्स को बेच करके मिला। ये वर्किंग नोट्स जरूर से बनाने हैं, एक ही अमाउंट ऐसे ही मत लिख देना। वर्किंग नोट जरूर बना के आना, ताकि वो क्लियरली एग्जामिनर चेक कर पाए कि ये फिगर आपने कहाँ से निकाली। इसके बाद यहाँ पर आपने लाइबिलिटीज को किस तरह से पे किया? हमने क्रेडिटर्स को पूरा पे किया 10% डिस्काउंट के बाद। तो 10% डिस्काउंट क्रेडिटर 75,000 की जगह हमने कितने पे किए? लेकिन यहाँ पर पहले एसेट्स से पेमेंट जो आपको मिली वो बैंक अकाउंट में दिखा दो साथ के साथ। क्रेडिटर्स से हमको पेमेंट हमने 75,000 की जगह 10% डिस्काउंट पे की है। बिल्स पेबल की हमने पेमेंट कर दी है पूरी की पूरी
फुल की है और एक्सपेंसेस जो हमें रियलाइजेशन के हमें खर्चे करने पड़ रहे हैं 5250, ये पूरा का पूरा यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट करके दिखाओ, डेबिट साइड पे दिखाओ कि हमने इतना खर्चा किया, इतनी पेमेंट की। अब बारी आती है यहाँ पर बैंक अकाउंट में पेमेंट दिखाने की। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर कुछ और भी कहा गया है कि रीटास कैपिटल अकाउंट गुडविल 30,000 की, ऐसा कुछ लिखा है। रीटास चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹30,000। तो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में नहीं दी हुई, लेकिन एक तरह से वो आपको पेमेंट कर रही है गुडविल के लिए, फर्म के नाम के लिए, वो फर्म का नाम परचेज कर रही है। तो आपको जितना पैसा गुडविल के नाम पर मिल रहा है, तो आप उसको लिख लोगे। कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। एसेट है ना, एसेट आपने शो नहीं की हुई, लेकिन आपको अलग से मिल रहा है पैसा, गुडविल के नाम पर ही मिल रहा है, तो आप उसे क्रेडिट साइड पर शो करोगे। एक तरह से आप ये मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसकी आपको पेमेंट मिल गई बेच करके। तो अब आप देखो यहाँ पर रीटा चौधरी जिससे आपको पेमेंट लेनी है, उसने गुडविल ली है, उससे पेमेंट हमको लेनी है। तो अब प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, और यहाँ पार्टनर्स के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट को। अब यहाँ पर लोन अगर कुछ खड़ा था, कोई बैलेंस शीट में लोन है, हाँ, यहाँ पर रीटा कोई लोन नहीं है, तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे ही डायरेक्टली आ जाओ, उसकी पेमेंट करोगे। कोई लोन, पार्टनर्स लोन नहीं, ये उसके हस्बैंड का लोन था जो कि हमने पेमेंट दिखा दी। तो अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही बचते हैं, जहां पर हम रिजर्व अगर कुछ था, रिजर्व फंड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे आपस में पार्टनर्स में इक्वली। अब बैलेंस जो बचता है उसकी पेमेंट दिखा दो, जितना जिसका बैलेंस आता है बैंक से पेमेंट आ जाएगी, और एंड में बनेगा बैंक अकाउंट। यहाँ पर जितनी पेमेंट जिसको करनी थी वो पेमेंट दिखाओ। अब आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, नील बैलेंस आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। ये एक तरह से आपकी बैलेंस शीट है जो कि मैच करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आता जा रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक और समझो। रमन और रीचा दो पार्टनर है, 7:3 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बैलेंस शीट दी है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो किसी पर्पस के साथ किए, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस है जो कि आपको समझाना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जितनी भी एसेट्स हैं हम उसको लिख लेते हैं। जितनी भी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, आपने सब लिख ली, कैश नहीं लिखोगे। लाइबिलिटीज में यहाँ पर एंट्री भी पूछी थी, जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा है, तो जर्नल एंट्री बनाओ। और यहाँ पर सिर्फ जर्नल एंट्री ही बनाने के लिए कहा है, और किसको कितना बैलेंस मिलेगा, तो आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के देख लो। तो डेबिट साइड पर आप एसेट्स को पोस्ट कर रहे हो जितनी भी, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और सभी एसेट्स को आप क्रेडिट कर दोगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो लाइबिलिटीज में सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको दिखाना है इन सबका रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन लैंड एंड बिल्डिंग आप रमन ने टेक ओवर की है, और 10% डेप्रिसिएशन के बाद फॉर कैश, मतलब कि वो जो लैंड एंड बिल्डिंग ले रही है उसके लिए वो पेमेंट कर रही है। ऐसे ही वो उसके आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मत करना। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है कि वो कैश में पेमेंट कर रही है, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। इस लैंड एंड बिल्डिंग को हमने एक तरह से बेच दिया और हमें पेमेंट मिल गई। बेशक हमने पार्टनर को बेचा, तो 6,75,000 में हमने इसको बेच दिया, 10% का डेप्रिसिएशन लगा के। क्रेडिटर्स आपके, क्रेडिटर्स 1,25,000 के जो हैं, उन्होंने आपका स्टॉक टेक ओवर कर लिया। तो क्रेडिटर्स आपके 1,75,000 के थे जिन्होंने 1,03,000 का स्टॉक टेक ओवर कर लिया, और बाकी बचे हुए क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दी। तो बाकी कितने बचे, 22,000 के क्रेडिटर्स और बच गए ना, उनको हम पेमेंट दिखाएंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय रीचा, तो रीचा पे कर रही है बाकी के क्रेडिटर्स को, तो रीचा ने टेक ओवर की है ये लाइबिलिटी। फर्नीचर हमें 5,000 रुपए लेस में रियलाइज हुए, तो 1,15,000, तो टोटल एसेट तो आपकी एक तरह से रियलाइज हो गई 7,90,000 रुपए में। और यहाँ पर लाइबिलिटीज के लिए अब आप क्या दिखाओगे, लाइबिलिटीज में अगर रीचा ने यहाँ पर क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया, तो बाकी के क्रेडिटर्स कितने बचे आपके, 1,25,000 के क्रेडिटर्स सेट ऑफ हो गए 1,03,000 के स्टॉक के साथ। तो 1,25,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए, बाकी बचे 50,000 जो कि आपके रीचा ने टेक ओवर किए हैं।
रीचा अब आगे पेमेंट करने वाली है, तो रीचा को फर्म पे करेगी। रीचा फर्म की लायबिलिटी की अब वो रीचा को पे करे। तो रीचा को के कैपिटल अकाउंट को अब आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे कि उसने 50,000 से उस क्रेडिटर को टेक ओवर किया। फिर से समझो, आपके क्रेडिटर्स थे 1,75,000 के, जिसमें से 1,25,000 के आपके एडजस्ट हो गए स्टॉक के साथ। तो 1,25,000 के एसेट और लायबिलिटी आपस में बाहर ही एडजस्ट हो गई। बेशक ये स्टॉक आपका 1,03,000 का था, तो ये मान के चलो ये 1,03,000 का स्टॉक आपका 1,25,000 में बिक गया। बाकी बचे 50,000, 50,000 की लायबिलिटी रिचा पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। फर्नीचर की बात हो गई, रियलाइजेशन का खर्चा 400 रुपए का आप यहाँ पर लिखोगे जो आपने खर्चा कर दिया। अब एंड में बारी आती है कि यहाँ पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा। लॉस के केस में रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा क्रेडिट होकर के। अब आपको इन दोनों का हिसाब किताब देख करके बताना है किसको कितना देना है। तो कैपिटल अकाउंट मत बनाओ, सीधा सीधा ऐसे ही बनाओ कि किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर देखो कि उनका बैलेंस कितना था, 7 लाख और 3 लाख। रिचा ने 50,000 की लायबिलिटी टेक ओवर की और बाकी बैलेंस किसका कितना क्लोजिंग बचा उतनी हम पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट किस तरह से करेंगे? उनके अकाउंट को डेबिट करोगे और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट है इसलिए कैश से ही पेमेंट आप दिखाओगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं रही होगी? अब एक बार ही समझ लो गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी। एक बार ही तो हमने देख लिया कि गुडविल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, बैलेंस शीट में नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको रियलाइजेशन होता है तो हम उसे अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह हम उसकी पेमेंट दिखाएंगे। लेकिन फिर भी देखो, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गुडविल शो हो रही है तो आप उसे बाकी के एसेट्स की तरह ही एसेट साइड पर शो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा तो गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्लियर है? अब अगर इस गुडविल एक एसेट है, तो एसेट को हम एक तरह से बेचेंगे, तो कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगी। तो इस एसेट के लिए भी अगर आपको कुछ अमाउंट मिलती है, तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाएँगे कि इतना पैसा इस गुडविल से हमको मिला। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है उस गुडविल को, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि एक पार्टनर ने गुडविल को टेक ओवर किया, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे कि ये गुडविल हमारी एक पार्टनर ने खरीद ली है, कितने रुपए में, वो आप दिखाओगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, आपने एसेट साइड पर तो दिखाई हुई है गुडविल, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर तो आ रही है और आपने उसे डेबिट साइड पर दिखा भी दिया, लेकिन इसके बारे में हमें कितना पैसा मिला नहीं मिला कुछ भी नहीं मेंशन, या लिखा है कि गुडविल के लिए हमें कुछ नहीं मिला, तो आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे, उसके लिए कुछ नहीं आएगी एंट्री। आप ये मान के चलोगे कि गुडविल के लिए आपको कुछ भी नहीं मिला, गुडविल आपकी लॉस में गई। ठीक है? ये एक एसेट थी जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिला, जीरो अमाउंट में गई, लॉस में गई। ठीक है? तो ये ट्रीटमेंट होगी, कंफ्यूज नहीं होना। तो एक क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पर देखो आपकी बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है 18,000 की। 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, डिसॉल्व करनी है फर्म। तो सबसे पहले एसेट सारी आ जाएँगी आपकी, कैश को छोड़ करके डेटर्स आपके ग्रॉस अमाउंट से और 2,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलग से क्रेडिट साइड पे शो करो। फर्नीचर दिखाओ, गुडविल 18,000 दिखाओ, कैश नहीं दिखाओगे। लायबिलिटी साइड पर आपका आएगा आउटसाइड लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और ए आपका पार्टनर है इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन ए की वाइफ से अगर आपने लोन लिया है तो वो आउटसाइड लायबिलिटी में कवर होगा जिसे आप यहाँ पर शो करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है 20,000 का, जिसे आपको चेक करना है क्लेम है या नहीं है, उसके बाद आप डालोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, ये तो कोई और क्लेम है, डैमेजेस अगेंस्ट फर्म है, ये वर्कर्स का क्लेम नहीं है, उसके साथ आप उसको एडजस्ट मत करना, ये अलग से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो वर्कर्स का जो कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स में हम अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, ए ने फर्नीचर को टेक ओवर किया, ए ने फर्नीचर को टेक ओवर किया 20% लेस में, तो फर्नीचर आपका 20% लेस मतलब कि 16,000 में ए ने खरीद लिया, जिसकी पेमेंट नहीं की, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दो। फिक्स्ड एसेट्स आपकी रियलाइज हो गई हैं 32,000 में, स्टॉक आपका 55,000 में। तो जितने पैसे में आपकी रियलाइज हो गई, एक सेकंड यहाँ पर डायरेक्ट आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में साथ के साथ पोस्टिंग करो, ए ने जो फर्नीचर टेक ओवर किया।
एसेट्स आपकी बिक गई 32 और 55,000, टोटल आपको 87,000 मिले फिक्स्ड एसेट्स और स्टॉक के नाम पर। क्लियर है? अब यहाँ पर आपके जो डेटर्स है, डेटर्स के बारे में क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन आपके 3,000 है, वो आपको खर्चा डालना है। लेकिन यहाँ पर एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिला वो दिखाओ बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पर देखो डेटर्स आपको कितने मिले, डेटर्स के बारे में, बेड डेट्स आपको 5,000 हो गए। इसका मतलब 30,000 में से 5,000 रुपए डूब गए, बाकी का पैसा तो आपको मिला। तो 25,000 रुपए आपको ये भी दिखाने हैं बैंक अकाउंट में, यहाँ पर दिखाओ। इसके बाद रियलाइजेशन का खर्चा 3,000 दिखाओ और क्रेडिटर को हमने पेमेंट की 5% पर, तो 5% का डिस्काउंट आपका हो जाएगा इस पर 2,000 का, तो 38,000 रुपए हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए। जो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई है उसको आप दिखाओगे, उसको आपने पे कर दिया, ये पेमेंट आप दिखाओगे यहाँ पर डेबिट साइड पे। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, यहाँ पर भी आ भी गई है वो चीज जो कि मैं बताना चाहती हूँ। आप हमेशा एसेट साइड तो आपकी देखो, चाहे कवर हो या ना हो, चाहे यहाँ पर रियलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, अगर कोई एसेट बच जाती है आप पहले चेक कर लो क्या आपकी सारी एसेट्स की रियलाइजेशन हो गई है। हाँ, हो गई है। गुडविल रह गई है जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मान के चलेंगे कि उसके लिए हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला, ये लॉस में चली गई। तो गुडविल के लिए हमारा नील अमाउंट आएगा रियलाइजेशन का, उसके लिए आप अपने आप से कोई अमाउंट नहीं लिखो। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी के केस में देखो, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने दिखा दी, बिल्स पेबल की पेमेंट दिखा दी, लेकिन मिसिस एज लोन की पेमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। और जब लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम उसकी पूरी की पूरी पेमेंट जरूर से दिखाएंगे। यहाँ पर 26,000 रुपए बिल्स पेबल की भी बारे में नहीं लिखा और मिसिस ए के लोन के बारे में भी नहीं लिखा, दोनों के बारे में नहीं लिखा, तो दोनों की पेमेंट आप डेफिनेटली दिखाओगे। सिर्फ क्रेडिटर्स के बारे में लिखा था हमने किस तरह से पेमेंट की है। तो अगर कोई लायबिलिटी रह जाती है आपको जरूर से चेक करनी है, उसकी पेमेंट आपको फुल्ली दिखानी है कि आपने उसकी फुल पेमेंट कर दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम भूल जाते हैं। एंड में जरूर से आपको बैलेंस शीट में या यहाँ पर सभी लायबिलिटीज जो भी लिखी है उनको चेक करना है कि हमने पूरी पेमेंट दिखाई है या नहीं दिखाई। एसेट में चाहे कोई छूट जाए, आपकी कोई रियलाइजेशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई वहां पर, तो वो चाहे छूट भी जाएगी तो कोई बात नहीं, हम ये मान के चलेंगे वो लॉस पे गई है। लेकिन लायबिलिटी की हमको दिखानी है कि पूरी की पूरी पेमेंट हो गई है। और अब यहाँ पर हम रियलाइजेशन में जो हमने पेमेंट की है लोन की, वो दिखा देते हैं बैंक अकाउंट से। एंड में आपका लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है तो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो क्या बैलेंस शीट में कुछ और बचा है? हाँ, उससे पहले लोन अकाउंट को आपको बनाना है। किसका? जो पार्टनर का लोन है 20,000 का, उसकी पेमेंट आपको पूरी दिखानी है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ बैंक अकाउंट में उसकी पेमेंट दिखाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस निकालने से पहले रिजर्व्स को आपको चेक कर लेना है। जो ये रिजर्व आपका बचा हुआ है 20,000 का, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि कोई क्लेम तो आया ही नहीं। अब इसके बाद जिसका जितना बैलेंस है वो पूरी कैपिटल की पेमेंट आप कर दोगे। पूरी पेमेंट करने के बाद आपका बैंक का अकाउंट क्लोज होना चाहिए, नील बैलेंस आना चाहिए। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब बारी आती है जहां डिसोल्यूशन के केस में डिसोल्यूशन के डेट पर बैलेंस शीट आपको नहीं दी गई, उस डेट पर क्या बैलेंस शीट थी वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे करोगे? मान लो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। अब उन्होंने पार्टनरशिप को ब्रेक करने का सोचा है, डिसॉल्व कर रहे हैं, और इस डेट को इनके क्रेडिटर्स हैं 16,800 रुपए, और इन्होंने डिसोल्यूशन के टाइम पर एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी आ रही है 3,500 की, जो कि मैच्योर हो गई और जो कि इन्होंने पे भी करनी है। कैपिटल आपके पास दी हुई है, किसका कितना बैलेंस है? बी ने फर्म को पैसा दिया हुआ है 13,200, मतलब कि बी ने फर्म को लोन दिया है, फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है। एसेट को बेच करके 45,670 रुपए मिले। अब कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हम एक तरह से एक बारी एक बैलेंस शीट बना लेते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कि 16,800 के क्रेडिटर थे, ये जो आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी है वो बाद में अराइज आई है, ये आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की हुई है, तो इसको आप नहीं दिखाओगे।
ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो कि आपकी मैच्योर हो गई, तो यहाँ पर नहीं आएगी। तो आपकी जितनी भी लायबिलिटी साइड थी, उतनी ही एसेट साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर एसेट्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एसेट्स आपकी कितनी होंगी? 60,000 की। जो आपका बैलेंस होगा, वही आपका सन्ड्री एसेट्स होगी 60,000 की, जिसको बेच करके आपको इतना पैसा मिला है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सन्ड्री एसेट्स दिखाएंगे डेबिट साइड पर 60,000, लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स आएगा आउटसाइड लाइबिलिटी में, और बी का लोन तो पार्टनर का लोन है जिसे आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पैसा कितना मिला एसेट को बेच करके? 45,670 रुपए। और क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कैसे की गई नहीं दिखा, तो हम जितनी है अमाउंट उतनी पेमेंट दिखाएंगे। और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3500 रुपए, वो भी पेमेंट दिखाएंगे 20,300 रुपए, ये पेमेंट हो गई। अब आपका लॉस आ रहा है जिसे हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में इसे डेबिट करोगे। तो अब ये रियलाइजेशन अकाउंट तो कवर हो गया, बी का लोन अकाउंट की भी पेमेंट आप दिखाओगे। कैपिटल अकाउंट में आ जाओ तो ओपनिंग बैलेंस हो गए, रियलाइजेशन का लॉस हो गया, और एंड में जितना जिसका बैलेंस बचा वो पेमेंट दिखाओगे। तो बिना बैलेंस शीट के भी हमने इस अकाउंट को कवर कर लिया, इस क्वेश्चन को कवर कर लिया। ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है, बैंक या कैश का कुछ भी नहीं था, तो हम यही मान के चलेंगे जो एसेट्स हमें रियलाइज हुई वही 45,670 रुपए पैसा आया। और यहाँ पर लाइबिलिटीज की हमने जो जो पेमेंट करनी थी सारी पेमेंट कर दी। एंड में आपका टोटल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, बैलेंस नील आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट होगा। लोन की पेमेंट कर दी, कैपिटल अकाउंट्स की भी पेमेंट कर दी। एक और क्वेश्चन देखो, एबीसी 3 पार्टनर है, बिजनेस उन्होंने पार्टनरशिप में शुरू किया इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। बैंक अकाउंट दे पेड इनटू देयर बैंक अकाउंट एज देयर कैपिटल, इतनी इतनी कैपिटल उन्होंने पे की, ठीक है, 22,000 की। ए ने 10,000, बी ने 7,000 और सी ने 5,000, तो टोटल कैपिटल आपकी 22,000 की है। सी ने ड्यूरिंग द ईयर 5,000 विड्रॉ किए, ए ने ड्यूरिंग द ईयर दे ड्रू 5,000, मतलब तीनों ने मिलकर के 5,000 विड्रॉ भी कर लिए। 22,000 की कैपिटल में से 5,000 विड्रॉ कर लिए। किसने कितना विड्रॉ किया ये दिया हुआ है। फर्म डिसॉल्व हो रही है, ए टेक ओवर कर रहा है स्टॉक 5,000 में, बी टेक ओवर कर रहा है फर्नीचर 2,000 में, सी टेक ओवर कर रहा है डेटर्स 3,000 में, और आफ्टर पेइंग अप देयर क्रेडिटर्स देयर रिमेन्ड अ बैलेंस ऑफ 1,000 एट बैंक। तो इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझो। सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी जितनी कैपिटल आपकी क्लोजिंग ऑफ द ईयर आपकी बचती है वो आपकी आ जाएगी, सबकी कैपिटल आपके पास है। और जिसने जितनी ड्राइंग्स की उसको माइनस करो तो आपके पास टोटल आपकी लाइबिलिटी साइड आ गई 17,000। 22,000 में से 5,000 आपके विड्रॉल आ गए, तो इसके बाद 17,000 की लाइबिलिटी साइड आ गई। एसेट्स में अब आपके पास कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन, तो हम यही मान के चलेंगे कि आपकी एसेट थी 17,000। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट दिखाओ डेबिट साइड पर 17,000 की। अब आपको रियलाइजेशन कैसे हो रही है, इन एसेट्स को बेच करके कैसे हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए ने टेक ओवर किया स्टॉक 5,000 में, तो बी ने किया फर्नीचर 2,000 में। हम ये मान के चल रहे हैं इसमें स्टॉक फर्नीचर सब इंक्लूडेड है। और सी ने टेक ओवर किए हैं डेटर्स 3,000 में, तो ये तो टोटल बना 7 और 3 10,000। ये 10,000 की एसेट एक तरह से बनी है, और हमारे पास एसेट कितनी है 17,000 की। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट की है, तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कितनी की है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद हमारे पास 1,000 रुपए और बचे, जिसे हमने बैंक में जमा किए। इसका मतलब जो लाइबिलिटी थी वो तो पूरी चली गई, उसको पेमेंट करने के बाद हमें 1,000 रुपए और बचे। तो वो एक तरह से आपको एसेट की रियलाइजेशन ही है ना, कि एसेट आपने बेची, एसेट आपने बेची ज्यादा में, तभी तो आपके पास बैंक का बैलेंस बचा हुआ है। जितनी बची हुई एसेट थी उसको आपने बेचा, तभी तो आपके पास बैंक का बैलेंस आया, और उसमें आपके पास 1,000 रुपए बचे हुए हैं। तो वो एक तरह से एसेट ही तो है जो आपके पास 1,000 रुपए एंड में बचे हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर दिखाओगे। क्यों दिखाओगे, या ये मान के चल लो जो क्रेडिटर्स थे उसको आपने 1,000 रुपए कम की में पेमेंट की, तो वो भी एक तरह से आपको फायदा ही है।
तो 17,000 में से 10,000 तो हमने यहाँ कवर कर लिए और बाकी बची हुई एसेट में जो पैसा हमको मिला बेच कर, हमने उससे लायबिलिटी पे कर दी। यहाँ पर देखो लिखा, आफ्टर पेइंग अप देयर क्रेडिटर्स देयर रिमेंड अ बैलेंस ऑफ 1000 एट बैंक। तो यहाँ पर 1000 रुपीज का बैलेंस बैंक में बचा हुआ है, तो वो आपका एक तरह से एसेट है, बचा हुआ पैसा है, जो कि पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर्स में अब आप इसको पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशियो आपने निकाल ली है, लॉस है तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये बचा हुआ पैसा भी आप पार्टनर्स में ही तो ट्रांसफर करोगे। तो अब यहाँ पर देखो, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपने बना लिए। 400 रुपए का जो बैंक का जो एक्सपेंस है, रियलाइजेशन का खर्चा, वो सी ने किया है फर्म के बिहाफ पर, सी ने फर्म के बिहाफ पे किया, तो हमने यहाँ पर खर्चा डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर जिसने जितनी एसेट ली है टेक ओवर की पार्टनर ने, वो हमने दिखाई, और एंड में जिसका लॉस बन रहा था वो हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। जिसका जितना बैलेंस बच रहा था, सॉरी, ये बैंक का अकाउंट, ये जो हमने दिखाए हैं 400 रुपए, ये उसका डेबिट बैलेंस है। इस पार्टनर का क्या है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो हम पहले उससे पेमेंट रिकवर दिखाएंगे कि हम इससे डेबिट बैलेंस ले रहे हैं, इससे हम पेमेंट लेंगे। जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस आएगा कैपिटल का, हम उससे पहले पेमेंट लेंगे। 400 रुपए हमने पेमेंट ली और फिर बाकी बचे हुए पार्टनर्स की पेमेंट को आप दिखाओगे। एंड में यहाँ पर क्लोज हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो 1000 रुपए का जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से कि वहां पर वो कह रहा है कि जितनी लाइबिलिटी थी उसको पे करने के बाद भी 1000 रुपए आपके पास बच गए। इसका मतलब एसेट्स आपने इतने में बेची कि आपके पास बची हुई एसेट आपने बेची, उसके बाद आपके पास 1000 रुपए का बैलेंस और बचा हुआ है। तो इसका मतलब एसेट बेच करके 1000 रुपए आपके पास और प्रॉफिट आया था, जो कि आप रियलाइजेशन अकाउंट में ही दिखाओगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट बनेगा जो एसेट रियलाइज की, तो हम ये मान के चल लेंगे कि 1000 रुपए आपके पास बचे। लाइबिलिटी की जो पेमेंट की वो हम यहाँ पर नहीं शो कर रहे क्योंकि हमारे पास अमाउंट ही नहीं है। तो जो बचा हुआ नेट अमाउंट है वही हम दिखा देते हैं। सी से हमें 400 रुपए मिले और बाकी दोनों पार्टनर को पेमेंट कर दी और ये एंड में क्लोज हो गया बैंक अकाउंट। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 3 पार्टनर है पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:2 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने देख ली। बैलेंस शीट यहाँ पर है, इंफॉर्मेशन है, क्या करना है देखो। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, सभी एसेट्स को लिख लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड पर लिखो, बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। आउटसाइड लाइबिलिटीज अब आप लिखो क्रेडिट साइड पर, सभी बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या वो पार्टनर है उसका लोन आप यहाँ पर कवर नहीं करोगे, उसको हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी नहीं आएंगे। अब देखो आपने एसेट्स को कैसे रियलाइज किया। एक डेटर 20,000 का जिसको पेड 12,000, जिसने सिर्फ 12,000 की ही पेमेंट की और 5,000 के आपके बेड प्रूव हो गए। तो 20,000 का तो किस्सा यहाँ पर आपका देखो, डेटर्स कितने हैं, 60,000 के हैं। 60,000 में से 20,000 के जो डेटर्स थे उनसे तो आपको 12,000 की पेमेंट मिली। 60,000 में से 5,000 तो आपके डूब गए, 55,000 बचे ना। 55,000 में से 20,000 और चले गए तो 35,000। 35,000 तो इसका मतलब आपको पूरे मिल गए और 20,000 में से 12,000 मिले तो 35 जमा 12 47,000। नहीं समझ में आया, देखो 5,000 60,000 में से 5,000 तो आपके डूब गए, बेड डेट्स हो गए, तो 55,000 बचे। 55,000 में से जो 20,000 की कैटेगरी है उससे 12,000 मिले, बाकी बचे 35,000। 35,000 आपको पूरे मिल गए, तो 12 प्लस 35 47,000 आपको डेटर से पेमेंट मिली। पार्ट ऑफ द स्टॉक आपने 20,000 में स्टॉक को सेल किया 25% मोर देन बुक वैल्यू में। तो 20,000 के स्टॉक को हमने 20,000 के स्टॉक को हमने प्रॉफिट में बेचा। तो प्रॉफिट में हमने बेचा 20,000 रुपीज 20,000, तो 25% मोर देन द बुक वैल्यू। तो 20,000 में हमने स्टॉक को बेच दिया, हमारे पास ये सेल वैल्यू है जिसे हमने 25% प्रॉफिट पे बेचा। तो इसका मतलब जो स्टॉक की कॉस्ट होगी वो आपको निकालनी है ताकि हम इसमें से उसको माइनस कर सके। अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप
इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास यहाँ पर आ रही है, जो कि हमने लॉस में बेची है 20%। तो यहाँ पर 4 लाख की हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी। तो जो एसेट से हमको बैंक में पैसा मिलना था, वो हमारे पास आ गया है 4,67,000। अब जो स्टॉक हमने बेचा 25% प्रॉफिट में, वो आपका 16,000 की कॉस्ट वाला था, जिसे हमने बेच दिया। तो बाकी कितना बचा? 1,84,000 का। अब उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? उसके बारे में यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है। और देखो, ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर फॉर ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट तो एक क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिए इन फुल सेटलमेंट। तो 7,000 के आपके क्रेडिटर आपके खत्म हो गए यहाँ से। पहले यहाँ पर ये रियलाइजेशन दिखा दो। तो क्रेडिटर के बारे में अब आपकी बात हो रही है, तो 40% ऑफ 40,000, अनदर क्रेडिटर 40,000 वाज पेड ओनली 40% इन फुल सेटलमेंट। उसे हमने 40% की पेमेंट की, 16,000 इतनी ही पेमेंट की। और बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसके बारे में यहाँ पर देखो ध्यान से, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम ये लायबिलिटी है तो इसको पेमेंट दिखाएंगे, तो पेमेंट आपकी यहाँ पर हो गई 66,000। लेकिन यहाँ पर देखो, ऑफिस इक्विपमेंट और ये क्रेडिटर आपके बाहर की बाहर सेट ऑफ हो गए, तो हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। दूसरा क्रेडिटर जिसको हमने पेमेंट की है, सिर्फ उसको दिखाएंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड द रिमेनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब जो स्टॉक आपका 1,84,000 का बचा हुआ था, उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? बचे हुए क्रेडिटर्स ने। तो क्रेडिटर्स आपके 2,10,000 के थे। 2,10,000 में से 40,000 की तो हमने यहाँ पर बात कर ली, 7,000 की यहाँ पर बात हो गई, तो 47,000 की तो बात हो गई ना आपकी। बाकी कितने बचे? बाकी जितने भी क्रेडिटर बचे, वो आपके स्टॉक के साथ एडजस्ट हो गए, जितना भी स्टॉक बचा था। तो बाहर की बाहर आपकी स्टॉक और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी सेट ऑफ हो गई, जिसे हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे कि कितना पेमेंट हमने क्रेडिटर को किया और कितना पेमेंट हमें स्टॉक को बेच करके मिला। एक तरह से हम क्रेडिटर को दे रहे हैं, तो एक तरह से क्रेडिटर को बेच ही रहे हैं ना स्टॉक, वो नहीं दिखाएंगे। अब इसके बाद एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 20,000 की, जो कि हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ फुल सेटल कर दी। तो ये भी अनरिकॉर्डेड थी, बाहर की बाहर सेटल हो गई, चाहे अलग-अलग अमाउंट में सेटल हुई। हम इसे भी नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, सिर्फ उतना ही दिखाएंगे जो आपके पास आ रहा है या जा रहा है। अब ओ का जो लोन है, वो हमने सेटल किया। ओ नहीं है, क्यू का लोन है। क्यू का लोन हमने सेटल कर दिया 30,000 में। तो 20,000 का लोन था, जिसे हम 30,000 में सेटल कर रहे हैं। इसका मतलब हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 10,000 की, और ये एक्स्ट्रा पेमेंट हमारे लिए क्या है? खर्चा है। तो ये खर्चा हम यहाँ पर दिखाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाओ आप। क्यू का लोन है आपका 40,000, सॉरी 40,000 का लोन है, जिसे हम सेटल कर रहे हैं 30,000 में। तो 30,000 की पेमेंट आपको करनी पड़ रही है, बाकी 10,000 का तो आपको फायदा हो गया। लायबिलिटी आपकी कोई 40,000 की जगह 30,000 में सेट ऑफ हो रही है, तो ये प्रॉफिट आपको जो 10,000 का हो रहा है, ये फाइनली आप रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाओगे, जो भी फायदा हो रहा है 10,000 का आपको फायदा हुआ, जिसे आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम साथ के साथ पोस्टिंग भी करते जा रहे हैं बैंक अकाउंट में, जो पैसा आ रहा है, जो निकल रहा है। क्यों को जो पेमेंट करनी थी, वो भी हमने कर दी है। यहाँ पर क्यों को पेमेंट कर दी 30,000 की। अब रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा, जितना था देखो यहाँ पर क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दी है। बैंक ओवरड्राफ्ट बचे हुए क्रेडिटर को जब हम पेमेंट कर रहे थे, तब हमने इसको कर दी थी। एसेट्स की हमारी सारी कवर हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है। सब करने के बाद यहाँ पर आर ने टेक ओवर किया था कि वो कैपिट एक्सपेंसेस दे रही है। आर ने फर्म के बिहाफ पर खर्चा पे किया है, एक्सपेंसेस पे किया है, रियलाइजेशन का खर्चा पे किया है, तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया कि उसको पेमेंट करनी है। तो लॉस आ रहा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये लॉस। लॉस ट्रांसफर करने के बाद जिसका जितना बैलेंस आ रहा है, उसकी पेमेंट दिखाओ, और यहाँ बैंक अकाउंट से एंड में पेमेंट दिखाओ, और आपका यहाँ पर कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो, ये एंड है, जहां पर आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पर एक स्टॉक है, अंगद, रमन और हर्षित 3 पार्टनर है। स्टॉक है यहाँ पर स्टॉक 90,000 का है, जो कि रमन टेक ओवर कर रहा है 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट, और रिमेनिंग स्टॉक को आपने प्रॉफिट पे बेचा 40% के प्रॉफिट पर। तो क्या एंट्री होगी? समझो, 45,000 का स्टॉक
रमन ने टेक ओवर किया। कितने पर? 10% डिस्काउंट, मतलब 40,500 रुपए में लिया। तो फर्स्ट एंट्री तो आप क्या करोगे? रमन्स कैपिटल अकाउंट आप 40,500 से दिखाओगे कि उसने ये स्टॉक को टेक ओवर किया। इतना स्टॉक उसने ले लिया और जिसकी पेमेंट नहीं की, तो हम उससे पेमेंट लेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और बाकी का जो उसका स्टॉक था, जो हमारा बाकी का जो स्टॉक बचा हुआ है, उसे हमने 40% प्रॉफिट पे बेचा। तो 45,000 का स्टॉक हमने 63,000 में बेच दिया। तो बैंक में हमारे पास इतना पैसा आया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पर दिखाओगे कि इतना हमें स्टॉक का पार्टनर ने टेक ओवर किया और इतना पैसा मिला। ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी, देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग ए डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाहर की बार पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आपका क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये आपका 15,000 का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस था, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट का इससे लेना देना नहीं है, हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। मशीनरी विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 2,000। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसे बेच करके आपको पैसा मिला। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में आप इसे क्रेडिट साइड पर दिखाओगे। एसेट की रियलाइजेशन आप क्रेडिट साइड पर दिखाते हो। Angad was paid only rupees 5,000 in full settlement of his loan to the fund which was amounted to 5,500 रुपए। अब 5,000 रुपए की हमने पेमेंट की, उसका लोन था 5,500 का जिसके लिए हमने 5,000 की पेमेंट की। तो एक तरह से 500 रुपए का आपको फायदा हो गया। 500 रुपए का फायदा हुआ तो अंगद लोन अकाउंट तो आप डेबिट करो। लाइबिलिटी था 5,500 रुपए क्रेडिट में, जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा 5,500 रुपए। पेमेंट कितनी करें? 5,000। बैंक से पेमेंट दिखाओ 5,000 और बाकी का फायदा 500 रुपए, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। फायदा है तो आप यहाँ दिखाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तो दिखाओगे। खर्चा है तो डेबिट साइड पे, फायदा है तो क्रेडिट साइड पे। हर्षित जो एक पार्टनर है जिसने रियलाइजेशन का खर्चा दिया, तो फर्म के बिहाफ पर हर्षित पार्टनर ने पेमेंट की है, तो एंट्री क्या होगी आपकी? हर्षित ने पेमेंट की है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे। खर्चा है जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, फर्म का खर्चा 5,000, लेकिन फर्म की जगह किसने पेमेंट की? हर्षित पार्टनर ने। तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि उसको हमें पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देखो। 100 शेयर है 10 रुपए के, 10 रुपए वाले डीसीएम लिमिटेड के, acquired at a cost of rupees 1,200 रुपए which had been written off completely from the books, जो कि हमने बुक्स में से कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिए थे। अब यहाँ पर क्या होगा? दीज शेयर्स आर वैल्यूड एट रुपीज 9 ईच। ये जो शेयर्स थे 1,200 रुपए के हमने खरीदे थे, लेकिन हमने बुक्स में इनको लिखा ही नहीं, है ही नहीं बुक्स में। तो एक तरह से ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि पार्टनर्स को मिल गई, और पार्टनर्स को मिल गई तो ये 100 शेयर्स तीनों पार्टनर ने आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए? 9 रुपए का एक शेयर है, तो तीनों पार्टनर ने 900 रुपए बनते हैं ना, 100 शेयर के 900 रुपए बनते हैं, तो 300 रुपए से तीनों ने टेक ओवर कर लिए ये शेयर। तो एक एसेट जो अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसकी वैल्यू 900 रुपए है, और वो तीनों पार्टनर ने आपस में टेक ओवर की, तीनों पार्टनर ने टेक ओवर की है इक्वली। तो 1/3 अंगद देगा, 1/3 रमन देगा, 1/3 ही हर्षित देगा, जो कि इन्होंने दिया नहीं है, तो हम इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। समझ में आ गया आपको? डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इक्वल है, इक्वल पार्टनर्स है, तो इक्वली ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोई चीज है, 100 शेयर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन आपने उसको खरीदे 1,200 रुपए में, जो कि आपने बुक्स में लिखे नहीं, मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट होगी। अब वो आज अनरिकॉर्डेड एसेट 100 शेयर्स की वैल्यू आपकी
₹900 बनती है और ये 900 रुपए के शेयर्स तीनों पार्टनर ने आपस में इक्वली डिवाइड कर लिए। जिसकी पेमेंट वो नहीं कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट दिखाओगे ₹900। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिकॉल हो गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर कर पाए हैं। आई होप अच्छा लग रहा है आपको। ऑल द बेस्ट, आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही है ये वीडियोस, तो कंटिन्यू रखना, प्रैक्टिस जारी रखना, अच्छे से देखना, अच्छे से परफॉर्म करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।